हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। आज हम इतिहास का जो क्लास 7 है उसका जो फर्स्ट लेसन है वो आपके सामने समराइज करने वाले हैं। आपको इसका एक एक पॉइंट समझाने वाले हैं। इस पाठ का नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। तो चलिए इसके एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं और इस पूरे लेसन को बहुत प्यार से समझते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लाम का उदय पहले जानते हैं कब हुआ था। तो इस्लाम धर्म की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? अरब देश से होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसका दूसरा पॉइंट जो हमें समझना है वो है कि भारत में ये कब आया था। तो भारत में इस्लाम धर्म का जो परिचय है वो 7वीं शताब्दी में होता है। और कैसे होता है? अरब के आक्रमणों के बाद होता है। तीसरा पॉइंट है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो सन 570 ईस्वी में मक्का, जो कि अरब की एक जगह है, तो वहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उन्होंने एक ईश्वरवाद यानी कि दुनिया में केवल एक ही ईश्वर है, केवल अल्लाह यानी उसका प्रचार किया था। हिजरत करते कह समझते हैं कि हिजरत किसे कहते थे। तो विरोध के बाद जब इन्होंने ये कहा था कि दुनिया में केवल एक ही ईश्वर है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है, तो लोगों ने इसका विरोध किया और 622 ईस्वी में इन्हें मक्का को छोड़कर, जहाँ ये पैदा हुए थे, उन्हें मदीना जाना पड़ा था। तो मक्का से मदीना जो इनकी जो यात्रा थी, इन्हें जाना पड़ा था, उसको हम कहते हैं क्या? हिजरत कहते हैं। और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत होती है, यानी इस्लाम धर्म की जो डेट है उसकी शुरुआत होती है। समझते हैं कि पॉइंट नंबर 5, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होती है? तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु सन 632 ईस्वी में हो जाती है। अब 6 पॉइंट जो इस लेसन में हमको समझना है वो ये है कि इस्लाम के मूल सिद्धांत क्या थे। तो इस्लाम के अगर आपसे मूल सिद्धांत पूछे जाते हैं तो वो थे, इस्लाम के मूल सिद्धांत थे 3। पहला समता, दूसरा समानता और तीसरा बंधुत्व, यानी सभी एक समान हैं और सभी को भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। यहाँ पर 7वां पॉइंट है कि इस्लाम का मुख्य संदेश क्या था। तो इस्लाम का जो मेन संदेश था वो यही था कि ईश्वर जो है वो एक है और सभी लोग जो हैं वो उसी ईश्वर के बंदे हैं, जिसे मोहम्मद साहब ने कहा था कि ईश्वर है सिर्फ अल्लाह और सब अल्लाह के बंदे हैं। हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं वो अल्लाह के पैगंबर हैं, यानी कि मैसेंजर हैं। जो अल्लाह उनसे कहता है वो उनकी बातें पब्लिक तक पहुंचाते हैं। आप समझते हैं कि मोहम्मद साहब की शिक्षाएं क्या थीं, तो उन्होंने क्या क्या बातें लोगों तक पहुंचाई जो इस्लाम धर्म के लोगों को मानना ज़रूरी होता है। तो मोहम्मद साहब की जो 5 शिक्षाएं हैं, जो 5 इस्लाम के स्तंभ भी जिन्हें हम कह सकते हैं, वो ये हैं कि नंबर 1, अगर कोई इंसान इस्लाम धर्म को फॉलो करता है तो सबसे पहले उसे ये मानना होगा कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। इसे हम कहते हैं कलिमा। पहला यकीन उसे ये करना होगा। दूसरी बात है नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज उसे पढ़नी होगी। और तीसरा उसका जो स्तंभ है, रमज़ान के महीने में वो रोज़े ज़रूर रखे। और चौथा स्तंभ है ज़कात, आय का 1/40, यानी कह लें परसेंटेज में तो 2.5% जो है वो उसे गरीबों को देना पड़ेगा, यानी कह लें कि चैरिटी, वो उसको दान करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो इस्लाम के एक स्तंभ को फॉलो नहीं करता है। अक्सर ये लोग नहीं करते हैं। नंबर 5वां है कि हज, जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। तो ये इस्लाम धर्म के जो हैं 5 स्तंभ हैं, या कह लें मोहम्मद साहब की जो 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं वो ये थी। आप समझते हैं जब मोहम्मद साहब का दुनिया से जाना हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद ये शासन किसने चलाया था? तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनता है खलीफा शासन। जब मोहम्मद साहब दुनिया से गुजर गए, उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद खलीफा जो थे वो धार्मिक और राजनीतिक के उत्तराधिकारी बन गए, यानी फिर इस्लाम धर्म के जो मुखिया थे वो खलीफा बन गए। इनका साम्राज्य कहाँ था? अरब, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक फैला। इन्होंने बहुत सारी तरक्कियाँ की, इनका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। अब बात करते हैं अपने चैप्टर के मेन मुद्दे की कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। तो भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया, ये कई कारण हैं इसके। पहला कारण है कि अरबों के आक्रमण। तो सबसे पहले जो असफल आक्रमण किया गया था वो 636 में उमर खलीफा ने किया था। उमर खलीफा ने यहाँ पर 636 में आक्रमण किया था और उसका कोई नतीजा नहीं हुआ, वो आक्रमण इनका फेल हो गया, वो भारत में एंटर नहीं हो पाए, यानी कि सफल नहीं रहे। फिर इनका 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया था। वहाँ से इस्लाम धर्म की भारत में एंट्री होती है। कब से? 712 ईस्वी से।
दूसरा जो स्रोत है इस्लाम का भारत में आने का वो है अरब व्यापारी। पश्चिमी तट जो अपने जो इंडिया का हिस्सा है इसके इस तट को क्या कहते हैं, पश्चिमी तट कहते हैं। तो पश्चिमी तट के क्या है वहाँ पर बंदरगाह बने हुए हैं हमारे, जहाँ पर पोर्ट वगैरह रुकते हैं, बंदरगाह बसे हैं। स्थानीय राजाओं ने उनको सहयोग दिया था, वहाँ पर लोग आके रहते थे, रुकते थे व्यापारी। इनके प्रभाव से उन्होंने कुछ वहाँ पर इस्लाम के बारे में लोगों को समझाना शुरू किया, तो उससे इस्लाम का परिचय जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को हुआ था। तो पहला साधन था आक्रमण, जो कि पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा के सिंध में किया था। दूसरा था अरब व्यापारी, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर ईरान शरणार्थी। 900 ईस्वी के आसपास की बात है कि जब तुर्क हमलों से बचकर ईरान के जो शरणार्थी है वो इंडिया की तरफ आए थे। कारीगर थे, संत थे और सैनिक थे। इनके संपर्क से लोगों को इस्लाम की जानकारी मिली थी। चौथा यहाँ पर रीजन है तुर्की राज। 12वीं सदी के अंत से, 12वीं सदी का जो अंत हो रहा था तब तुर्क, ईरानी, अफगानी और खुरासानी लोग भारत आए और यहीं पर आकर के बस गए। ये सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, तो उन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में भारत में प्रचार किया, प्रसार किया और यहाँ पर इस्लाम धर्म की नींव पड़ी। नंबर 5 है, पांचवा कारण है इस्लाम का भारत में आने का सूफी संतों का प्रभाव। जैसे कि बहुत फेमस हस्ती हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर राजस्थान में, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, इनका दरगाह दिल्ली में है। इन्होंने प्रेम, भक्ति और सदाचार का प्रचार किया था। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लोगों को बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई कि ईश्वर जो है वो लोगों से इतना प्रेम करता है, तो हमें ईश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, उसे किस तरीके से हम प्रेम करें। इनकी अच्छी बातों को समझ करके लोगों ने इन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। सूफी संतों ने हिंदू मुस्लिम सामंजस्य को बढ़ाया। वो हिंदू मुस्लिम को एक समान वैल्यू देते थे, उनसे बातचीत करते थे, इसीलिए लोग उनके संपर्क में आते थे और वो मुस्लिम धर्म को या कहें इस्लाम को समझ पाए। सांस्कृतिक मेलजोल के क्या लाभ हुए, वो इनके फंक्शन में जाते थे, इन्हें बुलाते थे। इससे क्या होता था, अरबों ने क्या भारतीयों से सीखा, जब सांस्कृतिक मेलजोल से क्या लाभ हुए, कुछ चीज़ें हमने अरबों से सीखी और कुछ चीज़ें हमने अरबों को सिखाई। तो अरबों से भारत वालों ने क्या सीखा, अरबों ने इंडिया से क्या सीखा, आयुर्वेद। अरब के लोगों को जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं था, वो हम भारतीयों ने उन्हें दिया है, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। भारतीय संगीत जो अरब इंडिया का है वो अरब वालों ने सीखा है, और ज्योतिष विद्या और गणित और शतरंज की बात करें तो वो भारत ने अरब को दिया है। और भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा है, तो वो सीखा है कागज़ बनाना, ये अरबी लोगों से हमने सीखा है। सूत कातना, ये अरबी लोगों से हमने सीखा है। सिलाई, जो सलवार और कमीज का पहनावा है वो हमने अरबियों से लिया है। हमारे यहाँ साड़ी, धोती और कुर्ता ये वैरायटी चलती थी। नए व्यंजन में जैसे कि अगर कचौड़ी और समोसे की बात करें तो आपको हैरानी होगी, ये भी अरब का ही एक व्यंजन है। शतरंज का जन्म कहाँ हुआ था, तो शतरंज गेम का जन्म हुआ था भारत में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए। अंक प्रणाली में क्या योगदान रहा है हमारा और अरब का, तो भारतीय अंक कुछ इस प्रकार के देखते हैं। इन्हीं को अरबी माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंक प्रणाली जो है 0 से 9 तक जो होती है उसमें बदल दिया गया। यानी भारत का और अरब का मिला जुला योगदान है अपने विश्व की अंक पद्धति में। अब अपना एक बड़ा पॉइंट आता है कि तुर्क आक्रमण और भारत की स्थिति। भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी तो तुर्क के आक्रमण से पहले वो क्या थी, आइए समझें। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत 100 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो अभी जो अपना जो इंडिया हम देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टुकड़े थे। कितने, अभी तो हमारा एक भारत है, लेकिन जब ये 1100 का टाइम था तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा राज्य बटे हुए थे। इन पर राजपूत शासन कर रहे थे, जैसे कि चौहान, तोमर, गहड़वाल, चंदेल, चालुक्य। और राज्य में आंतरिक संघर्ष, महत्वाकांक्षा के कारण राजनीतिक अव्यवस्था बढ़ गई। तो राज्य में अफरा तफरी मची हुई थी, हर इंसान दूसरे राज्य को हड़पना चाहता था, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर बनी हुई थी। इस समय को हम कहते थे राजपूत काल या कहते थे राजपूत खंड, यानी राजपूतों का ही राज उस समय हुआ करता था 11वीं सदी के आसपास। सामाजिक स्थिति वहाँ पर क्या थी, रीज़न क्या था कि जो इस्लाम धर्म के प्रचारक थे वो यहाँ पर आए और उनकी बातें हमारे लोगों को बहुत पसंद आने लगीं। समाज जाति पाति और भेदभाव पर आधारित था, तो उस समय समाज जो है वो वर्गों में बटा हुआ था।
जात पात और भेदभाव बहुत ज़्यादा था। जाति व्यवस्था कठोर हो गई थी। जो कुछ लोग मानते थे कि हम उच्च जाति के हैं तो हम राजा बनेंगे, और तुम नीचे जाति के हो तो तुम सिर्फ हमारे गुलाम बनोगे, सिर्फ हमारे श्रमिक बनोगे। भारतीय समाज बाहरी दुनिया से अनजान रहा, ये अपने जातिवाद में फंसा रहा, क्योंकि इन्होंने ना तो संपर्क बढ़ाया और ना ही उसका लाभ उठाया। तो इसी के कारण जब बाहर के लोग हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने समानता की बात कही कि लोग सब एक समान होते हैं। तो जो लोग दब रहे थे या राजपूतों से जुल्म जो उन पे हो रहा था, पीड़ित कर उन्हें सताया जा रहा था, तो उन्होंने उनको ये बातें अच्छी लगीं और वो इस्लाम धर्म की ओर वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे भारतीय राजाओं की बहुत बड़ी भूमिका भी रही है। उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है अपने समाज को बांटने के लिए। तुर्क शासन की बात करें तो ईरान, अफगान और तुर्किस्तान से भारत पर राज्य विस्तार के लिए आक्रमण करने लगे थे। वो तुर्क के लोग भारत पर आक्रमण करने लगे थे अपना राज्य बढ़ाने के लिए। भारत की राजनीतिक अस्थिरता और राजपूतों की बिखरी ताकत ने तुर्कों के लिए आक्रमण आसान बना दिया, क्योंकि राजपूत अपने आप में भी कई टुकड़ों में बटे हुए थे और ऊपर से उन्होंने जातिवाद में पूरे भारत को बांट रखा था। तो इससे तुर्कों के लिए आसान हो गया और वो आसानी से भारत में एंट्री कर गए, उनका भारत में आना स्टार्ट हो गया। बात करते हैं महमूद गजनबी कौन था और उसने भारत पर कब कब और क्या आक्रमण किया था। तो महमूद गजनबी जो था वो अफगानिस्तान के एक गजनी राज्य का तुर्क शासक था। ये खलीफा के नियंत्रण से स्वतंत्र था और यहाँ के शासक को सुल्तान कहा जाता था और वहाँ के राज्यों को कहा जाता था सल्तनत। ठीक है, तो महमूद गजनबी गजनी का रहने वाला, अफगानिस्तान का, खलीफा से स्वतंत्र, कहलाता है सुल्तान और अपने राज्य को कहता है क्या, सल्तनत। भारत पर आक्रमण का इसका उद्देश्य क्या था, इसने क्यों भारत पर आक्रमण किया था? तो महमूद भारत में राज्य स्थापित करना नहीं चाहता था। उसका उद्देश्य था केवल भारत के मंदिरों और मठों से धन लूटना। सीधी बात है, वो सिर्फ धन लूटने आया था। जहां भी धन मिलेगा लूट के चला जाएगा। राज्य की सेना को मजबूत कर सके ताकि वो यहाँ से धन ले जाए और अपने राज्य की सेना को यानी अफगान गजनी में जाके वहाँ पर अपनी सेना को ताकतवर बना सके। उसने 1000 और 1025 ईस्वी तक 17 बार भारत पर हमला किया था। आक्रमण का स्वरूप क्या था आइए जानते हैं। उसने कई राजपूत राजाओं पर आक्रमण किया और उन्हें हराकर उनके राज्य के जो बड़े बड़े मंदिर थे जहाँ सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे वो लूट के ले गया। विशेषकर धन संपत्ति, मंदिरों और मठों को निशाना ही उसने बनाया। जहाँ पर ज़्यादा संपत्ति वाले मंदिर और मठ हैं उन्हीं के राजाओं को हराया और वहाँ से उनका जो धन था वो लूट करके वो चला गया। बहुत फेमस है मंदिर अपना गुजरात का जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। 1025 में उसने वहाँ पर आक्रमण किया था। ये हमला महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है इतिहास में। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल में स्थित है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इस मंदिर पर कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़फोड़ की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आधुनिक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। तो जब मंदिर पर बाहर के आक्रमणकारी आए और तोड़फोड़ करके चले गए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया कि हमें इसकी क्षति को पुनर्निर्माण करवाना चाहिए। तो उन्होंने मंदिर का रिनोवेट कराया, पुनर्निर्माण कराया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की पुनः स्थापना करवाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, 11 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के कौन हैं, प्रथम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की फिर से स्थापना की थी। अब अलबरूनी जो एक लेखक हैं अरब के, तो अलबरूनी की दृष्टि में भारत कैसा है, भारत के लोग उन विदेशियों के बारे में क्या सोचते हैं, इन्होंने कुछ बताया है। तो अलबरूनी की बात करें तो अलबरूनी का असली जो नाम है वो है अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद। इसका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में मध्य एशिया के खींचा शहर में। भारत कब आए थे? तो महमूद गजनबी के साथ ही अलबरूनी भी भारत आया था। इसने तहकीक हिंद 11वीं सदी के भारत का सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विवरण इसमें दिया गया है, उसकी रचना की थी। इसकी रचना कौन सी? तहकीक हिंद है। और इस किताब के अंदर उसने लिखा है कि 11वीं शताब्दी में भारत का समाज कैसा था, उसकी धार्मिक स्थिति, उसकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। प्रमुख विचार जो इसने किताब में लिखे हैं वो कुछ ये हैं कि भारतीय लोग विदेशियों को म्लेच्छ कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ के लोग शाकाहारी थे
और जो बाहर से लोग आए थे वो मछली, मुर्गा, मांस सब खाते थे। तो इंडिया वाले उन्हें कहते थे ये तो मलेच्छ हैं, साले सब खा जाते हैं। दूसरी बात, पारंपरिक व्यवसायों को महत्व दिया गया था उस समय। एक थाल में ना खाने की प्रथा थी, नहीं खाते थे लोग। शगुन अपशगुन में विश्वास रखते थे उस समय के लोग, 11वीं सदी के लोग। ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान और अनादि मानते थे। भारतीय खगोल शास्त्र 5 सिद्धांतों पर आधारित था। गणितज्ञ योग्य थे पर व्यवहारिक निष्कर्ष नहीं निकाले। योग्य थे लेकिन उन्होंने कुछ बड़ा काम व्यवहारिक जिससे गणित का दुनिया में प्रयोग हो ऐसा कुछ नहीं किया था। मोहम्मद गौरी की चर्चा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट ये पाठ इसीलिए हुआ है। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण कब होता है उसे समझते हैं। तो मोहम्मद गौरी कौन था? वो गोर नाम की जगह अफगानिस्तान से आया था। 1175 में भारत पर इसने पहला हमला किया था, जिसे हम कहते हैं मुल्तान विजय के नाम से जानते हैं। गुजरात में इसकी हार हुई थी क्योंकि चालुक्य राजा जो थे मूलराज द्वितीय, उनकी माताजी नायिका देवी ने इसे धूल चटाई थी, इसको हरा दिया था। पंजाब में 1190 में इसने विजय प्राप्त करी थी और पंजाब पर कब्जा कर लिया था। फिर बात आती है 1190 के बाद पृथ्वीराज चौहान से भिड़ने की। तो पृथ्वीराज चौहान जो कि चाहमान वंश के राजा हैं, इनसे इसका पहला युद्ध होता है, प्रथम तराइन का युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज जी की जीत होती है और गौरी क्या होता है, हार कर यहाँ से भाग जाता है। दूसरे तराइन के युद्ध में 1192 में गौरी फिर बैकअप करता है और गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज जी को बंदी बना लेता है। 1194 में क्या होता है, कन्नौज के राजा जयचंद को गौरी के द्वारा हरा दिया जाता है और 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है और उत्तर भारत तुर्कों के अधीन हो जाता है। अब तराइन के युद्ध का क्या महत्व रहा है हमारे इतिहास में? तो तराइन का जो युद्ध था, जो 1192 वाला, जो गौरी ने चौहान को हराया था, उसमें तुर्कों के लिए भारत के द्वार खुल गए और सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। तुर्कों की जीत के कारण क्या थे? तो राजपूतों में एकता थी नहीं, तो इनकी जो युद्ध की प्रणाली थी और हथियार थे वो थे पुराने वैरायटी के। तुर्कों के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे और तुर्कों की जो तीर अंदाजी थी वो माहिर थी, बहुत अच्छे तीरंदाज थे उसमें। और भारतीय समाज जाति और भेदभाव और छुआछूत में बटा हुआ था। तो ये हमारी कमियां थीं जिस वजह से हम हारते गए और तुर्क शासन यहाँ पर अपना मजबूत होता गया। आगे की कहानी, आगे की जो समरी है वो हम सीखेंगे, पढ़ेंगे अगले लेसन में। इस लेसन की कंप्लीट समरी आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं। जैसे ही आप लोग इस समरी को पढ़ लेंगे उसके बाद अपने कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए MCQ क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर के आएंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।